तो बहरहाल बहुत शुक्रिया अली मर्तबत मोहतरम कामरान उस्मान साहब, और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम टू अस्सलाम। ऑल पार्टिसिपेंट्स और तमाम दोस्तों का इस्तकबाल है। ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के जरिए तमाम गजल वर्कशॉप क्लास 5 में हम सब आज बैठे हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास कर चुके हैं, और ये प्रोग्राम लगातार हम संडे की दोपहर में कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि दिलचस्पी से हमारे तमाम दोस्त जो हैं इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, और लिखने पढ़ने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। ये खुशी की बात इसलिए भी है कि मैं आम तौर पे देखता हूं कि दोस्तों को सीखने की ललक कम, मुशायरा पढ़ने की ललक और शोहरत हासिल करने की ललक जो है वो ज्यादा होती है। ऐसे माहौल में जब वो शुरू शुरू में तो वो मशहूर हो जाते हैं, लेकिन जब वो मशहूरी उनकी जब आगे बढ़ती है, तब उन्हें महसूस होता है कि हमने पीछे बहुत कुछ छोड़ दिया है, उसके साथ बेशक। हमें आगे बढ़ना चाहिए था। आमतौर पे ये चीजें उनको तब एहसास होता है जब वो बड़े शोरा के दरमियान जब बैठते हैं, बड़े अदीबों के दरमियान जब बैठते हैं, और जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि हमको थोड़ा और पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। बहरहाल, जब जागे तब सवेरा, एक मुहावरा है उर्दू में। तो जब इंसान को सीखने के की जब आप ख्वाहिश हो जाए तो वो सीखना लगता है, तो ये बेहतर है कि वो सीखने की तरफ आ गया है। इसी जिमन में हम लोगों ने मशवरा किया हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मोहतरम भाई कामरान उस्मान और हमारी दोस्त खुशनुमा अली वगैरह से, कि हम लोगों को मुशायरे तो हम लगातार करते रहे हैं, और मैं कभी भी, आपने कामरान भाई हमारे साथ पहले दिन से हैं, वो आपने महसूस किया होगा कि मैंने कभी भी कोई ऐसी बात मैं करना पसंद नहीं करता जिसमें फखरिया हो, तकब्बुर नजर आए, या इस तरीके की कोई प्राउड फील हो। इस तरीके की बातों से मैं हमेशा गुरेज करता हूं, और अपने दोस्तों से कहता रहता हूं कि भी इस लहजे से, इस टोन से बचना चाहिए आपको। क्या बात है, बहुत फख्र सही होना बात। अच्छी बात है, लेकिन इसका इजहार जो है अपने दोस्तों पे करना, और तो यकीनन अपने दोस्तों तक ही आप कर पाते हैं ना। आप, ऐसा तो नहीं है कि आपके इस लहजे से और इस बोल से आसमान में सुराख हो रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। अपने दोस्तों के दरमियान ही इस तरीके की आप शेखियां बगारते हैं। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि शेखी बघारने वाले हरकतों से बाज आएं और अपने काम पे ज्यादा दिलचस्पी रखें। आप जो कुछ हैं वो धीरे 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 तमाम सोसाइटी को, तमाम हलके को पता चल जाता है कि आप क्या हैं। तो इसलिए मैं असल में ये बात इस जिमन में कर रहा था कि कोरोना में 2020 के में जब मार्च में जब लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद से सारी दुनिया जो है वो लॉक हो गई, तालाबंदी का शिकार हो गई। लॉकडाउन हो गया पूरी दुनिया भर में, तो कहीं आना जाना, ट्रेन, रास्ते, फ्लाइट, सारे कुछ जब बंद हो गए, तो किसी दोस्त ने हमको ये जूम का रास्ता बताया कि आप ये कर सकते हैं। बहरहाल उस जमाने में ये लाइव करना और फिर ये रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें नहीं आती थी, तो नहीं किया गया। लेकिन जो प्रोग्राम में शामिल होने लगे दोस्त, वो 2020 से, अगर उस वक्त से आज तक हम काउंट करें, तो ग्लोबल एलिट फाउंडेशन का पुराना नाम जो था वो एलिट पोएट्री क्लब था। तो एलिट पोएट्री क्लब के जेर एहतमाम और गल्फ उर्दू काउंसिल के जेर एहतमाम, फिर उसके बाद से दबिस्तान गोपालगंज के जेर एहतमाम, और कुछ दूसरे दोस्तों की अंजुमनों के साथ मिलकर प्रोग्राम हम लोगों ने किए, उसकी लामहदूद तादाद है। आप उसको, हमारे पास खुद गिनती नहीं है कि हमने कितने प्रोग्राम किए हैं, और लगातार चूंकि हम कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। तो ऐसे में माशाअल्लाह। हम हर रोज हर प्रोग्राम में नए दोस्तों का शामिल होना, और हमारी कोशिश रही है कि हर बार हम नए दोस्तों को शामिल करें ताकि उनको भी नए प्लेटफॉर्म मिले, नए कुछ लोगों से सीखना हो। नहीं कि 15-20 आदमी का ग्रुप है और हर हफ्ते जो है उसी में से हम चेंज कर करके बैठ रहे हैं। तो ग्लोबल एलिट फाउंडेशन ने मशवरा किया कि हम मुशायरे और मुजाकरे और सेमिनार्स बहुत किए हैं। अब कुछ
थोड़ा सा हट के ऐसा किया जाए जिससे कि सीखने सिखाने का माहौल बने। तो इससे इसके लिए गजल वर्कशॉप हम लोगों ने शुरू किया, और गजल वर्कशॉप के पहले क्लास से मैं बहैसियत इंस्ट्रक्टर दोस्तों को जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैं अब बातें करता रहा, ताकि दोस्त जो हैं इससे असल में ये गुफ्तगू जो है ये जहनी तरबियत के लिए है। और ये एक प्रैक्टिकल में जब तक हम नहीं जाते हैं चीजों को समझ में नहीं आती है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि पहलवान चाहे जितना भी आपको नस्र में सिखा दिया जाए कि पहलवानी यूं होती है और ऐसे होती है और ऐसे दाव लगाए जाते हैं, ऐसे दाव मारे जाते हैं, लेकिन जब तक वो अखाड़े में उतर के जब तक नहीं लड़ता है तब तक उसे कोई प्रैक्टिक और उसकी थ्योरी समझ में नहीं आती है। तो प्रैक्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खास तौर से आर्ट के मामले में। इसी तरह हारमोनियम बजाने के सिखाने के लिए हम कितना भी आपको सिखा दें, लेकिन जब तक हारमोनियम लेके आप बैठेंगे नहीं तब तक आपके ये समझ में नहीं आएगा कि इसे बजाया कैसे जाता है और इसमें हमें क्या और सीखना चाहिए। सेम यही चीज शायरी पे भी लागू होती है कि हमें प्रैक्टिकल पे जाना चाहिए। और प्रैक्टिकल के लिए दो तरीके हैं, एक तो हमारे यहाँ मिसरा तरह की बात होती है कि आप उससे प्रैक्टिस करें। मैं अक्सर ऐसा कहता रहता हूँ कि हम इंग्लिश में एक मुहावरा है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है वो मैन को परफेक्ट करता है। मैं इससे कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वोमेन परफेक्ट टू। ये औरतों को भी परफेक्ट करेगा, सिर्फ मर्दों को ही नहीं। इसलिए ये परफेक्शन का जो सिलसिला है ये दोनों तरफ से होते रहना चाहिए। और अपना जो है लिखना पढ़ना जब तक हम नहीं जारी रखेंगे तब तक जो है हम परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो मैं तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं। आज के इस रिकॉर्ड प्रोग्राम हम जब हो जाता है तो रिकॉर्ड ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के यूट्यूब पे भी आपको मिल जाता है, गजल नंबर क्लास 1, 2 और 3। और मैं अक्सर कहता रहता हूं कि आप लोग जो है पुराने वीडियोस को देखें और फिर उसके बाद से क्लास में आए तो आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। इसलिए आज हम क्लास 5 में बैठे हुए हैं, और जो दोस्त शामिल नहीं हो पाते हैं यकीनन वो वीडियो देखते हैं बाद में, लेकिन जो दोस्त रेगुलर शामिल होते हैं उसमें आज आरजू महक साहिबा हैदराबाद से हैं, डॉक्टर हिना कौसर गोरखपुरी गोरखपुर से, एलिजाबेथ कुरियन जो है हैदराबाद से, और इस वक्त सायरा बशारत सखी जर्मनी से हमारे साथ इसमें शामिल हैं। जिंदगी जो है, जिंदगी अब फ्रांस में होती है या पाकिस्तान में? बहरहाल मैं तो फ्रांस समझ रहा था। हाँ बिल्कुल जी वालेकुम सलाम जी। ये जिंदगी पाकिस्तान की जिंदगी है। अच्छा, पाकिस्तान से शामिल हो रही हैं। बहरहाल तो हमारे इस क्लास में जर्मनी से और फ्रांस से भी हमारे दोस्त शामिल होते हैं, पाकिस्तान से होते हैं कामरान भाई। और हम लोग तो वो क्या कहते हैं कि तराजू के वो बाट हैं जो दोनों तरफ रखे रहते हैं बैलेंस बनाने के लिए। तो हम लोग लगातार इसमें शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम कामरान उस्मान साहब का कि उनकी तमाम मेहनतों और कोशिशों से ये हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो जूम वगैरह का तमाम इंतजाम वगैरह उन्हीं के जिम्मे है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि उदयपुर राजस्थान से साबिरा रानी इसमें शामिल हो साबिरा गई है, है, हाँ। उनका भी न्यूज़ को देखा इस्तकबाल है। और मैं अक्सर दोस्तों को ये मशवरा देता हूँ कि वेलकम। आप लोग क्लास में जब बैठेंगे तो क्लास में बैठने का अपना एक मजा होता है और अपनी एक उसकी बेनिफिट्स होती हैं। बेनिफिट्स यूं कि हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब क्लास में बैठते हैं तो एक दूसरे से हम इंटरेक्ट होते हैं, उनसे दोस्ती होती है, उनसे मुलाकात होती है। तो उसके हमें बहुत दूर से नजदीक से उसके भी फायदे मिलते हैं हमें। तो आइए, आज के क्लास के बारे में आप सबको जान के ये खुशी होगी कि नहायत ही काबिल शख्सियत मोहतरम डॉक्टर आजम साहब हम लोगों के सीनियर दोस्तों में से हैं, और वो बहरों के हवाले से बहुत ही माहिर उरूज हैं। और उनको मैं नहीं बल्कि पूरा आदमी दुनिया जो है रिकॉग्नाइज करता है कि डॉक्टर आजम एक माहिर उरूज हैं, और उनकी कई किताबें भी उरूज पे आई हुई हैं। रेख्ता जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। हमने उनसे गुजारिश किया कि आज के प्रोग्राम में
आज के क्लास में। इससे पहले हम लोगों ने गजल के हवाले से जो कुछ भी गुफ्तगू की है वो अपनी जगह, लेकिन बहरों के हवाले से अब हम थोड़ा मूव करना चाह रहे हैं। तो आज गुजारिश किया गया है डॉक्टर आजम से कि बहरों के हवाले से थोड़ी सी आज आज के क्लास को वो पढ़ाएं हम लोगों को, और पढ़ने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं तमाम दोस्त। तो डॉक्टर आजम साहब का बुनियादी ताल्लुक यूपी के शहर बलिया से है, लेकिन वो मेडिकल डॉक्टर हैं और भोपाल में अपनी सारे सारे जिंदगी के मामला जो हैं वो वहां से चला रहे हैं। तो ये उस तरह कह सकते हैं कि अल्लाह ने आपको इन दो शहरों का सफीर बना रखा है। बलिया की भी जिम्मेदारी आपके कांधे पे है और भोपाल की इज्जत की। आइए हम डॉक्टर आजम का इस्तकबाल करें और उनसे गुजारिश करें कि आज वो गजल में बहर के हवाले से अपनी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। माफी चाहता हूँ, हमने थोड़ी सी तवील गुफ्तगू की वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, बहुत उम्दा गुफ्तगू की आपने और बहुत जरूरी बातें की आपने, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक आप लोगों का वो लेना चाहूंगा, एक शॉर्ट इम्तिहान, ताकि मैं ये समझ सकूं कि किस मकाम से मुझे बात करनी है आप लोगों से। तो आप ये सब मुझे बताएं कि ये लफ्ज अरूस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ये इल्म अरूस क्या करता है? इसकी इसकी क्या जरूरत है शायरी में? तो मैं इंटरेक्टिव कुछ क्लास होगी, इसलिए आप सभी लोग बोलिए। जो अरूज बोलते असल हैं, में जिसको अक्सर लोग गलत भी बोल देते हैं, वो लफ्ज अरूज है ना, अरूज। जी। और पिछले क्लास में जैसा कि अरूज का इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने कहा था कि गजलों में अरूज की वही हैसियत है जो इंसानी जिंदगी में धड़कन की है। मिसरे उरूज वो धागा है जो मिसरों को मिसरों में लफ्जों को एक दूसरों को जोड़ने के काम आता है। और उसके कुछ उस्तादों ने, असातिज़ा ने पुराने जमानों में उन लोगों ने एक धागा तय कर लिया है, जिसे आजकल आमतौर पे लोग मीटर भी कहने लगे हैं। तो एक तय कर लिया है, वो हमारे आवाज और हमारे कानों को बैलेंस करते हुए, और उसी मिसरों के बैलेंस को हम लोग आम बोलचाल में मीटर भले कह लें, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उसे अरूज कहते हैं। और अरूज के उन लोगों ने कुछ लाइनें तय की हुई हैं, तो उन लाइनों को हम लोग फॉलो करते हैं गजल को तरतीब देते वक्त। ये बहुत अच्छी तफसीली बात आपने बताई, लेकिन बुनियादी क्या बात है इल्म अरूज का, मैं आप लोगों से बयान कर रहा हूं। इल्म अरूज का बुनियादी सिर्फ काम है कसौटी का, जो गैर मौजू और मौजू कलाम की तफरीक को बताता है। सिंपल आप लिख लीजिए, आप लोग अपना नोटबुक भी रखिएगा, ताकि आप लोग जो बोला जाए वो अगर आपको काम के लगे तो नोट भी कीजिएगा कि इल्म अरूज का बुनियादी काम, आरजू जी, क्या हुआ? बुनियादी काम है कलाम मौजू को कलाम गैर मौजू से मुमताज करना, उसकी तफरीक करना, उसके फर्क को बताना। वो कसौटी है वो जिस पर कि हम कलाम मौजू को कसते हैं। अगर उस कसौटी पर कलाम मौजू नहीं आता है तो कलाम नामौजू होता है, और उस वो अरूज हमें ये सिखाता है। तो अरूज का बुनियादी मतलब है कि ये डिफरेंशिएट कराता है और मौजू कलाम में और गैर मौजू कलाम में। ठीक है, आपने ये बात समझ ली। अब इसके मूजिब कौन थे? इसके मूजिब थे जो कोई क्या नाम है, 700 हिजरी का, वो ईस्वी के आसपास में हुए हैं। 100 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया था और 786 ईस्वी में इंतकाल हो गया था, जिनको हम खलील बिन अहमद कहते हैं। खलील बिन अहमद एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जिंदगी भर इसी कोशिश में लगे रहे कि अल्लाह मियां मुझे कोई ऐसा इल्म दे दे जिससे कि रहती दुनिया तक मेरा नाम बाकी रहे। लिहाजा उन्होंने इल्म अरूज पर ही कोशिश की। वैसे बुनियादी तौर से वो एक म्यूजिशियन भी थे, माहिर मौसीकी थे, और माहिर मैथमेटिक्स यानी अर्जियात में भी उनका दखल था, रियाजी में भी दखल था। तो ये इसके माहिर थे, और इन बुनियादों पर उन्होंने एक बार एक ठठेरे की बाजार से गुजर रहे थे, तो वहां पे जो बर्तनों पर एक आवाज आ रही थी मुसलसल, ठक ठक
ठक ठक ठक ठक ठक ठक, वो वहीं पे चिल्ला पड़े कि मुझे कुछ मिल गया है, आई हैव फाउंड समथिंग, और वो सीधे अपने हुजरे में गए और उस ठक ठक से उन्होंने 2 रुकन निकाला, फेलुन, ठक ठक फेलुन, ठक ठक फेलुन। तो ये बुनियाद यहाँ से शुरू करके उन्होंने इसकी तौसी शुरू की, और फिर बहुत सारी जगहों के, यानी फारसी में भी शायरी होती थी, वहां के अरूज का सहारा लिया। संस्कृत में भी शायरी बहुत पहले से होती थी, क्योंकि संस्कृत का जो छंद शास्त्र है, जैसा मैंने अर्ज किया कि ये हमारे इसके बाद ईसा मसीह के बाद पैदा हुए हैं, तकरीबन 700-800 सेंचुरी में, है ना, 8वीं सेंचुरी के हैं। तो ईसा मसीह से कोई 250 से लेकर 2500 साल पहले बताया जाता है कि एक पिंगल ऋषि थे। पिंगल ऋषि ने संस्कृत की छंद को इजाद किया था, तो इतना पुराना था वो, जिसको हम पिंगल शास्त्र या छंद शास्त्र भी बोलते हैं। तो वहां से भी उन्होंने कुछ मदद ली, और इन सबको कंपाइल करके इल्म अरूज के नाम से एक किताब तश्कील दी, जिसके अंदर तमाम तर बुनियादी चीजें उसमें शामिल की कि आखिर कैसे अच्छी शायरी हो। अरब एक ऐसी जगह थी जहां पे बहुत सारे लोग अक्सर मिसरों में बात किया करते थे, यानी वो कलाम मौजू में भी गुफ्तगू भी होने लगती थी, लेकिन वहां पे कई नक्स उनको दिखाई देते थे। लिहाजा उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी मुकम्मल किताब तश्कील की जाए जिससे कि लोग इन मिसरों को सही तरीके से बहरो वजन में कहना शुरू कर दें। ठीक है, तो इल्म अरूज के मुजिद कौन हुए? खलील बिन अहमद। ठीक, और खलील बिन अहमद के बारे में बहुत सारी स्टोरीज वो मशहूर है। और ये अरूज नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने मक्का शरीफ में इस इल्म का इजाद किया था, तो मक्का शरीफ का एक पुराना नाम अरूज भी है, लिहाजा ये माना जाता है कि उन्होंने तबरुकन, ये नाम जो है तबरुकन अरूज नाम रख दिया। ठीक है, वैसे अरूज के बहुत सारे माने होते हैं। अरूज का जो सबसे मुस्तहकम माने है शायरी के हवाले से, वो है जो खेमे देखे होंगे आपने, अरब में जो खेमे होते हैं, तो खेमे में एक सेंट्रल पोल होता है, और सेंट्रल पोल से ही सारी चीजें गवर्न होती है पूरे खेमे की। हाँ, तो सेंट्रल खेमा द बेसिक है ना। तो ये माना गया कि साहब वो सेंट्रल खेमे को भी अरबी में अरूज बोलते हैं। तो चूंकि खेमा किस चीज पर बेस्ड है? हाँ, किस चीज पर बेस्ड है? सेंट्रल पोल पर। तो सेंट्रल पोल अरूज है, लिहाजा शायरी किस पर है? अरूज पर आधारित है ना, है ना। तो ये एक तो ये भी दी गई है एक इस्तिलाह। और किसी ने कहा कि चूंकि शेर इस पर अर्ज करते हैं, लिहाजा इस लिहाज से अरूज है। तो इसके बहुत सारे माने अरूज के हैं, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने, खलील बिन अहमद ने ये नाम नहीं दिया होगा। अगर ये नाम दिया होता तो जाहिर है कि क्या नाम है, वो कोई एक डेफिनेट उसकी वजह तस्मिया होती। तो इसलिए ऐसा इसमें इतनी सारी वैरायटीज मानी जाती कि ये वजह। लेकिन बहरहाल ये 2-3 हमने आपको, अदरवाइज उसके और भी माने हैं, मसलन पहाड़ी का रास्ता, मसलन शरीर ऊंटनी, ये सब अरूज के माने में आते हैं। अरूज के 10 माने हैं। तो जो करीब तरीन है, वो करीब तरीन ये है कि चूंकि इल्म मक्का में उन्होंने इजाद किया, तो तबरुकन और अकीदतन ये नाम अरूज रख दिया। ठीक है, और दूसरी बात कि सेंट्रल पोल को अरूज कहते हैं कि क्योंकि शेर जो है बहर का सेंटर, बहर पर है और बहर सेंट्रल है, लिहाजा इसको अरूज कहा गया। ठीक है, ये अरूज की बात खत्म हो गई। अरूज क्यों नाम पड़ा तो समझ में आ गया, अरूज किसने इजाद किया आपने समझ में आ गया। और यही अरूज पर्शियन पहुंचा, फारस में, और फारस से फिर हमारे हिंदुस्तान में। लिहाजा हम जो शायरी करते हैं, हमारे मशमूलात पर्शियन जरूर होते हैं, हमारे तफरुकात, इस्तारात, इस्तेलात सारी की सारी हम पर्शियन जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरूज कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? अरबी वाला वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो अरबी है। अरबी के अरूज को पर्शियन वालों ने भी देखा और पर्शियन वालों से फिर हमने लिया। ठीक है ना। तो ये इसकी एक क्रोनोलॉजी हो गई, अरूज जो हमारे पास पहुंचा है वो कैसे पहुंचा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अरूज के सिलसिले की बुनियादी गुफ्तगू आपको समझ में आई। अब ये बात आती है, हाँ, अब ये बात आती है कि उन्होंने अरूज में जो बहरों और मीटरों का जो मामला होता है, उसके लिए कुछ तकनीकें उन्होंने दी। उन तकनीकों से अगर इस्तेमाल किया जाए, उनमें रुकन के तकरार से एक म्यूजिकलिटी पैदा होती है, एक मौसीकी पैदा होती है। तो ऐसे ऐसे बहरों का इजाद किया जिसके अंदर म्यूजिकलिटी हो सके। उसके लिए उन्होंने जो कुछ
बनाया, जिसको हम अरकान कहते हैं, उनको उमूमी तौर से क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? अफाइल। फाइल। अफाइल या तफाइल, है ना, अफाइल या तफाइल कहते हैं उसको। और ये बुनियादी तौर से कितने हैं, जिसको हम बुनियादी अफाइल तफाइल कहते हैं, आप लोग बताइए। डॉक्टर साहब, सुनने में तो आया है कि मुख्तलिफ अदाद व शुमार हैं अलग अलग माहिर उरूज के नजदीक। नहीं नहीं, एक्चुअली सर क्या है, बुनियादी तो 10 हैं जी। और इन 10 से बाकी जिहाफी तौर से निकले हैं, ठीक है। ओके। तो इसीलिए इनको अरकाने अशरा भी बोलते हैं। अरकाने अशरा मतलब अशरा बना, आप समझते हैं, अरबी में 10 को कहते हैं अरकाने अशरा। तो ये 10 हैं, लेकिन प्रैक्टिकली 8 ही हैं, क्योंकि उसमें से 10 में जो 2 ऐसे हैं जो सिर्फ लिखने के मुताबिक से मुख्तलिफ औजान के मुताबिक नहीं है। अरबी में लिखने के मुताबिक से वो अलग है। जैसे मुफाइलुन को हम लिखते हैं मीम पे अलिफ ऐन ये लाम, एक साथ मिला के लिख दिया तो ये हो गया। लेकिन एक जगह उन्होंने लिखा मफा ऐन ये ई और अलग से लुन, तो लिखने का अंदाज हो गया, लिखा मफाइलुन ही है लेकिन लिखने के अंदाज से अलग लिखा है, तो इसको भी गिन लिया गया। तो ये अप्लाइड अरूज में इनको हम खातिर में नहीं लाते, लिहाजा इन 10 की जगह 8 पर ही हम रहते हैं मरकूज, और यही 8 हमारे लिए काफी हैं। और ये 8 कोई बता सकता है क्या मुझे? फिर हम फिरोज भाई आपके स्टूडेंट से पूछना है मुझे। मैं भी स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा, देखो ये इसमें देखो तुम लोगों को मैं बताऊंगा, एक बार कान में जहन में रखना, याद हो जाएगा। ये 8 में 2 ऐसे हैं जिनके अंदर 5 रुकन है, 5 वजन है, 5 हरूफ है ऐसा, और बाकी जो जितने भी हैं वो 7 हरफी हैं, ठीक है ना। तो 2 अगर हमारे 5 हरफी हैं तो बाकी 6 जो हो गए 7 हरफी हैं, ठीक है। अच्छा। जैसे 5 हरफी में कोई बताओ आप लोग। फाउलन। फाउलन, वेरी गुड। फाउलन में 1 2 2 फाउलन 5 हरफी हो गया। और क्या, इसी की तरकीब थोड़ा बदल लो। फाइलुन। एक जो पहले है फाइलुन। फाइलुन, वेरी गुड, है ना। तो फाउलुन और फाइलुन ये 2 बुनियादी रुकन है जिनमें 5 हैं, ठीक है ना। 1 2 2 फाउलुन, 2 1 2 फाइलुन। ओके, क्लियर है? क्लियर है ना। तो हम 8 आप लोगों को लिखवा रहे हैं, 8 लिख लेना। ये हमेशा बुनियादी कहलाएंगे। ये किस लिए जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जब हम मुफरद बहर पर बात करेंगे ना तो इनका जिक्र आएगा, तो हमें ये 8 हमारे जहन में होगा और हमारे मेज के सामने लिखा हुआ 8 रहेगा, है ना। तो 8 लिखे रहोगे, जब भी हम कभी पूछेंगे बुनियादी रुकन क्या है तो आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आप फटाफट बता दो ये 8 रुकन है, ये बुनियादी रुकन। और मैं कोई ऐसा रुकन का नाम लूं और पूछूं कि बुनियादी रुकन है क्या, तो आप बता दो कि नहीं ये बुनियादी रुकन नहीं है, ठीक है ना। तो हम 8 जान जाएंगे, तो 8 के अलावा जो भी होंगे वो इनसे निकले हुए रुकन होंगे, है ना। ये बुनियादी रुकन है। और इसके अलावा जो कुछ भी देखते हो ना, जैसे मिसाल के तौर पर एक हम बता देते हैं फाल, है ना। फाल का क्या होता है? 1 2 होता है। लेकिन हमने अभी क्या बताया कि बुनियादी रुकन में जो है 2 ही तरह के हैं, 5 वाले हैं और कितने वाले हैं? 7 वाले हैं। तो हाँ, तो फाल में कितने हैं? 3 ही हुए ना, 1 2 है ना फल। या अगर हम फा बोल दें तो भी 2 है, या अगर फा बोले तो उसमें 2 है ना। अगर फैलून बोल दें तो फैलून में 4 है, ठीक है ना। तो एक तो हम आपने ये पहले समझ लिया ना, क्या समझा कि हमारे बुनियादी रुकन में जो रुकन हैं उनमें 5 होंगे या 7 होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम 2 वाले, 3 वाले, 5 वाले, 8 वाले बोलेंगे वो क्या होंगे? बुनियादी रुकन नहीं होंगे, ठीक है ना। जिनको हम बुनियादी अफाइल तफाइल कहते हैं, या जिनको हम क्या नाम है अरकाने अशरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2 तो तुम लोगों ने 5 वाले लिख लिए, फाउलुन और फाइलुन, ठीक है, लिख लिए ना। अब अगला रुकन लिखो मफाइलुन। मफाइलुन का क्या वजन होगा? 1 2 2 2, है ना। अच्छा, ये आप समझते हो कि नहीं? 1 2 2 की बाइनरी आपको समझ में आती है कि नहीं?
ये मैंने संधि विच्छेद में आप लोगों को जो पढ़ाया था पहले, ये वही बात है। जी हिजाय इसको कथा हाँ हाँ, इसको बुनियादी जब बात आपने रखो, लफ्जों को छोटी तोड़ने आवाज। की बात जो हाँ, पहले हुई थी, उस वक्त ये भी बिल्कुल बताया बिल्कुल। गया था कि ये जब बहर में हम जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल आएगा वहां पे। छोटी आवाज और बड़ी आवाज, ठीक है ना। पहले इस पर 2 मिनट रुक जाओ तो फिर हम आगे चलते हैं। छोटी आवाज, बड़ी आवाज। छोटी आवाज को हम हिजाए कोताह बोलते हैं और बड़ी आवाज को हम हिजाए बुलंद बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें लंबी आवाज आए। हिजाए कोताह, कोताह छोटे को कहते हैं, इसलिए हिजाए कोताह और हिजाए बुलंद को भी भूल जाओ, याद क्या रखो, छोटी आवाज बड़ी आवाज। मसलन सही। मसलन अब मेरे सामने आरजू महक है, महक में क्या क्या, महक को लफ्ज ले लो, महक में कहा छोटी और बड़ी आवाजें कितनी हैं, बता सकता है कोई? म जो है वो हिजाय कोता है, हेक जो है वो वेरी नाइस, हिजाय बुलंद। अरे वेरी नाइस। यानी इनके नाम में 1 2 की अगर हम सीक्वेंस रखेंगे तो क्या बनेगा? फॉल मैक इज इक्वल टू 1 2, फॉल। है ना। हाँ नहीं, वो उसको उसको टेक्निकल वर्ड को भूल जाओ, 1 2 पर आओ, चाहे कोता छोटी आवाज बड़ी आवाज में। हाँ तो महक बोलेंगे तो महक में क्या होगा? म फर एक और हक दो, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, जी उसी जी। तरह से आलम, आलम, आलम में क्या आएगा बताओ? दो इसको लम दो। दो वेरी गुड वेरी गुड। मैं आप सबको एक चीज और बता रहा हूं और वो हमेशा आप लोग नोट कर लेना। अरूज हमेशा 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 आवाज पर डिपेंड करता है, ठीक है। लफ्ज कैसा भी लिखा जाएगा, उसकी आवाज अगर जैसी निकलेगी, अरूज उसको पकड़ेगा। जैसे तुम बिल्कुल कैसे लिखते हो, आप बता सकते हो कोई? क्या पढ़ा जाएगा बिल्कुल को अगर सही से पढ़े तो? बालेकुल, हम बालेकुल लिखते हैं ना, जी बे अलिफ बा लिखते हैं ना लाम। बालेकुल। हाँ, बालेकुल लिखते हैं ना। आप तो बिल्कुल नहीं लिखते हो ना, बे और लाम मिलाकर और काफ लाम मिलाकर तो नहीं लिखते हो ना बालेकुल। लिखा जो भी जाएगा उससे अरूज को कोई मतलब नहीं। अरूज को काहे से मतलब है? पढ़ा कैसे आवाज से। जाएगा, बोला कैसे जाएगा। तो अरूज इज बेस्ड ऑन द साउंड ओनली, है ना। साउंड जो निकलेगा, जो आवाज निकलेगी, वो अरूज को पकड़ेगी, ठीक है ना। तो अरूज इज डिपेंडेंट ऑन ओनली साउंड। ये क्लियर है सबको, ठीक है ना। तो हम जैसे आलम नाम लिखा है तो आलम में हम आलम पढ़ रहे हैं, है ना, है ना। तो आलम जी पढ़ रहे हैं तो आ जो बड़ी आवाज है तो 2 हो गया, लम जो बड़ी आवाज है तो 2 हो गया। तो इनके आलम का 2 2, यानी एक दोनों ही बड़ी आवाज है, ओके। जी दोनों बड़ी आवाज है, लिहाजा दोनों ही 2 2 से हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जी जी जी। अब जैसे 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 अब मान लो कि आपके सामने एक लफ्ज है उस्मान। अब उस्मान का कोई वजन बताइए, अदर देन जिंदगी। जिंदगी जो आपके अंदर रमक दिख रही है, दूसरे लोग बताएं। 2 2 1 2 2 1 उस 2 2 1 2 2 क्यों? 1 क्यों है ऐसा, क्यों? उस क्योंकि जब हम माँ उसको आवाज दे रहे हैं तो उस कैसे दे माँ रहे हैं? नून अलग पढ़। उस हाँ माँ ना, जी ना उस बड़ी आवाज, माँ जी बड़ी आवाज, ना छोटी आवाज, यानी 2 2 1, ठीक है ना। इस लिहाज से आप लोग क्या कर सकते हो, सारे औजार निकाल सकते हो क्या? जिंदगी का बताओ कोई, चलो कोई तुम में से बताओ कोई। साबिरा जी आप बताइए, जिंदगी का क्या वजन होगा? सर 2 1 2। 2 1 2, वेरी नाइस, जी बिल्कुल ठीक है ना। जिन 2, द 1, घी 2। अगर ये बाइफर्केशन आप लोगों ने समझ लिया तो आपसे कहीं गलती हो ही नहीं सकती, राइट। तो लफ्ज कितनी को देर सबसे पहले तो उसको प्रोनाउंस करना सीखो। लफ्ज को लफ्ज की तरह हमें प्रोनाउंस करना है। जब हम उसको, जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने एक लफ्ज ला रहा हूं, जो फोर्ट होता है, जो रेड फोर्ट, फोर्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं? फोर्ट फोर्ट होता है ना, जो लाल किला है और हाँ ये हाँ वो, तो क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? किला पहला किला बोलते हो, किला किला बोलते हो ना। अच्छा तुम बताओ कि क्या किला सही लफ्ज है? सही लफ्ज है क्या किला? किला सही लफ्ज हुआ कला। किला कला। लफ्ज है ना। अल्लाह
बड़ा काफ आयन ब ला। ला। आवाजें दे रहा, भाई पार्सल वाले माइक नीचे बंद। आवाजें दे रहा था तो थोड़ा, हाँ, पार्सल वाले का फोन आ गया था। तो जनाबे वाला लफ्ज है कलआ, है ना। अब आप उर्दू में जब शायरी में लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे? आप किला लिखोगे या किला लिखोगे, क्या लिखोगे? शायरी में खिलाई खला अब है। जब खिलाई अब जब लिखे कभी थे। भी बात होगे, बोलने में आप कुछ भी बोले, देखिए बोलने में आमतौर की गुफ्तगू में हम जो कोई भी लफ्ज गलत बोल देते हैं, बोलने दो। हम आज भी अपने लफ्ज में तजुर्बा बोलते हैं, मेरा तजुर्बा है, लेकिन असल वजन क्या है तजुर्बे का? असल क्या प्रोनाउंसिएशन है? तजर्बा तजुर्बा या तजुर्बा, तजुर्बा। है ना। हाँ, और एक तजुर्बा क्या है? 122, और तजुर्बा क्या है? 212। तो हम जब कभी तजुर्बा का लफ्ज लाएंगे जी जी तो हमारे पास जी क्या क्या बनेगा? तजर्बा बनेगा, है ना। तजुर्बा। तजुर्बा नहीं लिखेंगे, यानी 122 नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? 212। तो उसी तरह से हम आम जबान में हाँ जो भी बोलते हैं वो कभी भी शायरी में इस्तेमाल नहीं करते, है ना। और सही थोड़ी सी गुफ्तगू आप फरमा ले अफरोज भाई, वो नीचे आ गया है, मैं उसको लेके आता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए उनको। एक मिनट। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि आज की ये गुफ्तगू काफी कारआमद हुई है आरजू साहिबा। बहुत बहुत और इंटरेस्टिंग, बहुत हर बार बहुत मैं सीख रहे हैं। अक्सर दोस्तों से कहता हूं जी, बहुत कि शुक्रिया, आप बहुत जब शुक्रिया। क्लास में बैठेंगे तो हर बार आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। बारीकियां बिल्कुल जो हैं तब तक नहीं समझ में आती हैं जब तक बारीक लोगों के साथ आप नहीं बैठेंगे। शायरी बिल्कुल कर बिल्कुल। लेना, कुछ भी मिसरे लिख लेना, गुनगुना के शेर कह लेना, ये सब तो ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी जो अहम चीज है, उसकी रूह तक पहुंचने की जो सलाहियत आपके अंदर आएगी वो तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि आप जो है क्लास में बैठ के चीजों को न समझें। नो डाउट, अगर आपको कोई अपना अगर कोई डाउट है आपके अंदर तो वो भी सवाल बना के आप लोग रखा करें, और उसके बाद से आप लोग क्लास में पूछ सकते हैं कि ये कैसे है, या ये क्यों होगा, ये कैसे होगा। इसके सवालात आप तब तक आपके अंदर सवाल पैदा नहीं हो सकता जब तक कि आप इस चीजों को सीखने की तरफ मूव न करें। जब कोई चीज आप सीखने लगेंगे। जी फरमाइए। हाँ नेहा बोलिए, मुझे हम्म, एक जी बोल दूं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ मुझे मैं चाहती हूँ कि एक क्लास, क्योंकि जब आजकल हर चीज हम लोग टाइप करते हैं उर्दू में, जो कंप्यूटर पे हो या सेल पे हो, वहां पे जो इंग्लिश मीडियम से है, जो हिंदी मीडियम से है, जो उर्दू मीडियम से नहीं है, उनको काफी दिक्कत होती है वो कीपैड के वर्ड्स सेलेक्ट करने में, खासकर जब जो मात्राएं डालते हैं ना, वो उसमें नहीं समझ में आता। एक क्लास आप उसकी जरूर रखें ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए कि इस की का सेकंड ऑप्शन क्या है, क्योंकि रोमन में लिख के चलिए, हम लोगों को आदत हो जाती है बहुत। सही। हाँ ठीक है, या रोमन में ये भी आप लिखते हो तो सबसे रोमन में भी पहले कोई तो ये आदत जो हो गई है ना, इसको थोड़ी सी बदलने की जरूरत नहीं, कोशिश को शुरू कर दी। है। अभी तो उर्दू में ही तो लिख रही दोस्तों हूँ। चलिए गुफ्तगू बाद में। सर एक क्वेश्चन और था कि मैं सर एक क्वेश्चन मैं और था कि आप गजल की इस्लाह भी करेंगे? हाँ, 100 रुपये पर मतलब गजल। हाँ ओके। बिल्कुल। हाँ, ये अभी एक एक गजल की ना करवाएं, पूरी किताब तैयार हाँ करें, बाद में हाँ, उसका कम से इंशाल्लाह कम 50 प्लस होनी चाहिए, 70 80 100 के आसपास गजलें। हाँ, इंशाल्लाह वो एक एक इंशाल्लाह। गजल को आप करते और रहेंगे तो वो फिर जी जी एक एक गजल नहीं होगी, बाकायदा आप उसको भेजिए, पीडीएफ बना के इंशाल्लाह। भेजिए, मैं यहाँ प्रिंट आउट लगा उसमें। खैर एनीवे, तो हम लोग ये थे कि लफ्जों की जो सही प्रोनाउंसिएशन है, जो सही तलफ्फुज है, उस पर आप लोगों को खास तौर से मेहनत करने की जरूरत है। एक लफ्ज है, किसी को क्षमा कर देते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं उसे? माफ शपथ करते हैं। आए, श हमारे उर्दू मुआफ में कर नहीं है देते, ना। मुआफ माफ कर कर देते। माफ करते हैं कि मुआफ करते हैं? माफ मुआफ। मुआफ।
मुआफ मुआफ। और लेकिन आमतौर से क्या बोलते हैं? माफ। माफ। माफ कर दो भैया, माफ कर दो, माफ कर दो, है ना, माफी जी चाहता हूँ, सही माफी चाहता हूँ, है ना। अगर हाँ आपने हाँ ही हाँ माफ और माफी भर दिया अपने गजल में, तो एक पढ़ा लिखा शायर अफरोज भाई जैसा वो आपको काट के बाहर कर देगा कि साहब इसको मालूम ही नहीं है कि लफ्ज माफ है कि मुआफ है, मुआफ है ना। तो सही बोले। आपको माफ की जगह मुआफ बराबर। क्या लिखना है, लिहाजा आप लोगों को शब्द की संपदा बढ़ानी होगी, खजाना अपने अल्फाज का जखीरा बढ़ाना होगा और उन अल्फाज के सही तलफ्फुज पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अब लफ्ज है ये जो हम इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पानी जो गले से उतारते हैं तो क्या कहते हैं, या जब कभी सूखने लगता है तो क्या कहते हैं, हलक सूख रहा है ना, हलक हलक है ना, जी हलक सूख रहा है, सभी कहते हैं ना हलक सूख रहा है, लेकिन वो लफ्ज हलक है। अगर आपने शेर में हलक बांध दिया तो पढ़ा लिखा शायर वो तो आपको पूरा कहेगा यार इसको यही नहीं पता है कि ये हलक है कि अलग है ना। जबा कर दो, जबा, जबा लफ्ज है या जबा है, जिबा। या जिबा है ना, जिबा तो जिबा लफ्ज जबा, जिबा हाँ, या तो जिबा है या यानी वो नहीं है, एक दो नहीं है, 2-1 है ना, जिबा। अच्छा, सबसे खराब बात उस्मान भाई, कामरान भाई, सबसे खराब बात जो मैं पा रहा हूं जिन पर की ज्यादा पाबंदी आयत है कि सही अल्फाज का तलफ्फुज कराए, यानी मदरसे और मसाजिद, वहां पे नमाजों के नाम गलत हैं। आप सुबह की नमाज पढ़ते हैं तो कौन सी नमाज पढ़ते हैं? फज्र। फज्र फजीर की पढ़ते हैं, फजर नहीं फज्र पढ़ते, खाली लेकिन पढ़ते हैं अमूमन फजीर। उसको बोला जाता है फजर। हाँ, फजीर बोलते हैं। फजर, जोहर की नमाज, जोहर को बोलते हैं जोहर की नमाज, असर की नमाज को बोलते हैं असर की नमाज, और यही लिखा भी मिल जाता है। लिहाजा अगर हम ही गलत बोलेंगे, फजर की नमाज और जोहर की नमाज और असर की नमाज को हम खुद ही गलत बोलेंगे, तो दूसरे भी गलत ही बोलेंगे, क्योंकि हमसे उम्मीद है कि हम सही ही बोले। तो जब हम सही नहीं बोलेंगे तो जो दूसरे सुनेंगे बोले यार हमने तो सुना था कि आरजू कह रही थी फजर, तो आप फजर फजर बोल रहे हो, फजर बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, है ना। तो लिहाजा सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को आदत अभी डालनी चाहिए कि आप डिक्शनरीज भी देखा करें, है ना, लुगत देखा करें, और लुगत में जो भी वो भी आराब वाले जो लुगत होते हैं जिन पर जेर जबर पेश लगा रहता है, फरहंग आमिरा बहुत छोटी और बहुत उम्दा और मुस्तनद लुगत है, वो मंगाया करें। जो हिंदी भी समझते हैं वो मुश्ताक, वो कह रहे हैं मुस्तफा खां मद्दाह की मंगा लें, वो बेहतरीन हिंदी में भी उसका प्रोनाउंसिएशन है और उर्दू में भी है और बेहतरीन। तो इस तरह की चीजें, और उस पर सबसे बड़ी बात है कि अपने लफ्ज पर आपको कमांड पहले आना बहुत जरूरी है। जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन अल्फाज के सही तरीके के जो तलफ्फुज है वो अगर नहीं आएगा, और आप अगर गलत आपने बांध दिया जो आपको गलत पता था, जैसे कहते हैं ना ताजिराते हिंद दफा, दफा नंबर, ये सुनते तो आप दफा है ना, लेकिन वो दफा नहीं है, दफा है ना। हाँ, दफा नंबर इतना, जो हम हर हफ्ते पढ़ते हैं नमाज एक बड़ी, उसको क्या कहते हैं? जुमा, जुमा की नमाज, जुमा की नमाज, जबकि जुमा नहीं है, जुमा की नमाज है ना, जामा मस्जिद है। तो ये सब सारी चीजें जो ऐसे रोजमर्रा के जो अल्फाज हैं उनको आपको बहुत बारीकी से देखना है कि इनमें हमसे गलती ना हो। इन अल्फाज को आपने चूंकि जैसा सुना है आप उसी को सही मानती हैं, तो आपसे गलती होने के इम्कान हैं, है ना। लिहाजा लफ्जों को सही तलफ्फुज का पहला ज्ञान आप लोगों को, कि हर लफ्ज को देखो शक की नजर से कि जो मैं बोल रही हूं या बोल रहा हूं क्या लफ्ज ऐसे ही बोला जाता है, आप उसको कंफर्म करो। एक लुगत में गलती आती है तो दूसरे लुगत में देखो, कई लुगत में गलत हो जाता है, जैसे फिरोजुल लगात को अभी भी हम लोग मुस्तनद नहीं ज्यादा मानते, उसमें कई जगहों पे खराबी है उसके प्रोनाउंसिएशन में। लेकिन फरहंग आसफिया मंगाओ, 3-4 जिल्द की फरहंग आसफिया सबसे मुस्तनद में है, लुगत किशोरी मंगाओ। तो इस तरह से आपके पास 2-4-5 किस्म के लुगत होने चाहिए, और आजकल तो ऑनलाइन आप कहीं भी डालोगे तो लफ्ज का सही तलफ्फुज आपके सामने आ जाया करता है। तो लफ्जों के तलफ्फुज को सही करोगे तो आपके जो ये अरकान पर जो हमारी गुफ्तगू हो रही है वो अरकान को भी आपको बांधने में आसानी होगी, है ना। अभी हम लफ्ज तजुर्बा को लेके चले थे, अगर हम तजुर्बा बोलते हैं तो क्या वजन हो जाता? 1 to 2 1 to 2 हो जाता है ना। और अगर सही हम बोलेंगे तो क्या लफ्ज है? तजरबा, तो अब क्या वजन हो गया? 2-1-2 हो गया, है ना। तो 2-1-2 हो गया, तो हमें अगर 1-2 पर बांध दिया तो हमने गलती कर दी ना, लेकिन हमें तो मालूम ही यही था, सुनते यही आ रहे थे, तो आपसे गलती हो गई।
لیکن پڑھا لکھا آدمی آپ کو مسترد کر دے گا کہ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ تجربہ ہے کہ تجربہ ہے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے مہربان، ہے نا؟ لفظ کیا ہے؟ مہربان ہے. گانے بھی سنتے ہیں مہربان، اور یہ لفظ کیا ہے؟ مہربان. اگر آپ مہربان بولتے ہو تو کیا وزن ہو جاتا ہے؟ مہربان میں 122 ہو جائے گا، فعولن ہو جائے گا، جو غلط وزن ہے. اصل وزن کیا ہے اس کا؟ مہربان 212، رائٹ، ہے نا؟ ہے نا؟ تو جی یہ سارے الفاظ، یہ سارے الفاظ جو تمہیں روز سن رہی ہو، ان الفاظ کو بہت خاص طور سے ان کو شک کی نظر سے دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ کہ میں جو بولتی ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور جیسے لفظ ہم دیکھو، آپ نے احساس کیا ہوگا کہ میں ایک بار بھی صحیح نہیں بولا. میں نے کیا بولا؟ لفظ صحیح ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو صحیح لفظ صحیح ہے. صحیح جو ہے ہندی میں ہے نا؟ ہندی میں. اور یا پھر اردو میں ہے تو کون سا والا ہے؟ جو غائب والا صحیح ہے، تو نہیں اور صحیح. یا اس جملے میں تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، اس میں یہ صحیح ہے. اس کا مطلب صحیح کے نہیں ہے. صحیح جو ہمارے یہاں درست کے آئے گا، تو درست میں لفظ آئے گا صحیح، ہے نا؟ تو صحیح کا جو نمبر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا؟ 121، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جو اب عام طور سے بول دیتے ہیں نا صحیح غلط صحیح غلط بول دیتے ہیں، تو یہ اردو میں نہیں ہے. اردو میں صحیح لفظ ہے یا درست لفظ ہے. اور تو اس طرح سے آپ دیکھو گے، آپ کو حیرت ہوگی، بڑا مزہ آئے گا. لفظوں کو جب آپ پڑھو گے نا، تو لفظوں کو جان جان کے اور آپ اپنے آپ سر کو پیٹو گے، ابھی تک تو میں یہ پڑھ رہی تھی، ابھی تک تو میں یہ پڑھ رہا تھا. تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو، جب آپ کو لگے گا کہ آپ کی بنائی ہوئی جو پوری دنیا جو اب تک سنتی آ رہی تھی، کس قدر غلط دنیا بولتی ہے. اور بعد میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی لفظ آپ صحیح بولتے ہو تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ غلط بول رہا ہے، ہم نے تو ایسا سنا تھا، تو یہ یہی غلط بول رہا ہے. تو یہ حالات بھی ہو جاتے ہیں. تو اب ہم نے ارکان کے 8 قسموں کی بات شروع کی تھی. یہاں پہ الفاظ اور بائنری کی طرف میں آپ کو لے آیا تھا تاکہ اور آسانی ہو. وہ آپ نے 5 لفظی آپ نے دیکھ لیا تھا. 5 لفظی میں فعولون اور فاعلون تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ 7 حرفی میں دیکھیے. 7 حرفی میں ایک تو مفاعیلون ہے نا؟ مفاعیلون میں کیا ترکیب بنی ہے؟ 1 2 2 2، ہے نا؟ 1 2 2 2، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو گن کے بتاؤ کتنا ہوا؟ 7 حرفی. 7 حرفی ہو گیا نا؟ ہاں بالکل. اسی طرح سے اگلا ہے فاعلاتن. فاعلاتن. اب اس کا فاعلاتن بولنا ہو تو اس کا کیا ترکیب بنے گی؟ 2 1 دال الف 2 2، ہاں ہے نا؟ 2 1 2 1 2 2، ہے نا؟ 2 1 2 2 بنے گی نا؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس میں بھی جوڑ کے دیکھو کتنا آ رہا ہے. اس میں بھی 7 آ رہا ہے. 7 آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد ایک اور بنے گا، ایک اور اگلا ہے مستفعلن. زندگی اس کا کیا نمبرنگ ہوگی مستفعلن کی؟ مستفعلن جیسا میں بول رہا ہوں. 2 ہاں 2212. ارے واہ کامران بھائی، کامران بھائی پہلے شاعر بنیں گے آپ لوگوں سے، میں بتا دے رہا ہوں. ہاں تو دیکھیے کتنا اچھا سے انہوں نے مستفعلن بتا دیا. کامران بھائی زندہ باد، کامران بھائی زندہ باد. 2 2 2 2 1 2، ہے نا؟ مست. اب کتنا صاف بول رہا ہوں تاکہ آپ کو وزن فوراً پکڑ میں آ جائے. مستفعلن. ہم چھوٹی آواز کو خود ہی چھوٹی تو 2 2 1 2، ہے نا؟ جوڑو کتنا ہوا؟ یہ بھی 7 ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2 2 1 ٹھیک ہے. اچھا اگلا ہے مفعولات. کیا ہے؟ مفعولات. 2221. اب اس کا کیا بنے گا؟ 2 2 کی سیکوینس کیا بنے گی بتاؤ؟ 2221. مفعولات. 2 1 2 ون کہاں سے آیا ارجن اس میں؟ 2 2 1 2 2 مفعولات. مفعولات. ہاں 2 2 1 2 2 2 1. ہاں 3 بار پہلے آئے گا، 3 بار یہ آئے گا 2 2 2 اور 1، ہے نا؟ 2 2 2 1 مفعولات. کتنے ہیں پھر بھی؟ یہ بھی 7 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی 7 ہیں. اگلا آئے گا مفاعلاتن.
हाँ वो जैसा बोल रहा हूँ उसी हिसाब से तुम लिखो। मो मो क्या लिखा? एक लिखा। हाँ फा क्या लिखा? दो लिखा। ए ए वन क्या लिखा? अच्छा वन। ल ल ल फिर एक लिखा। अच्छा एक हाँ ल और तुम को क्या लिखा? दो लिख दिया। तो हमारे पास क्या तरकीब बनी? 1 2 1 1 2 है ना? 1 2 मुफा मुफा ए लातुन 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 नहीं है लतुन है। मुफा ए लातुन। हाँ ला एक है ना, ला जल्दी हाँ बोलिए। एक है। मुफा ए लातुन है ना? ये क्या बन गया हमारा? क्या बन गया? कितने हर्फ आए इसमें? 7 हरफी। 7 वेरी गुड 7 आ गए। वेरी नाइस वेरी नाइस। अब तक कितने कितने अरकान की बात कर ली मैंने? 7। 7। आठवां लिखो। आठवां को कहते हैं मुतफा ए लात है ना? मुतफा ए लुन मुतफा ए लुन मो मो त यानी एक एक मो त फा दो ए एक लुन दो। एक दो एक। क्या तरकीब बनी? 1 1 2 1 2 है ना? जी यही तरकीब बनी है ना? मो त जी फा ए लुन। ठीक है ना? यही तरकीब बनी है ना? इससे गलत तो नहीं बनी, अलग तो नहीं बनी। इसमें भी कितने हैं? 7 है। 7 7 है। वेरी गुड 7। अब तुमको याद करने में आसानी रहेगी ये, है ना? कैसे आसानी? कि हमारे 8 ये बुनियादी अरकान है जिनको हम अफाइल तफाइल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 तो होते हैं 5 हरफी, बाकी 6 होते हैं। बाकी 5 होते हैं, सॉरी 6 होते हैं 7 हरफी। ठीक है ना? कौन कौन से होंगे? आप बता दो कि फाइलुन व फौलुन 5 5 हरफी और बाकी मफाइलुन मफऊलात मुस्तफइलुन मुतफाइलुन मुफ्ताइलुन ये सारे के सारे क्या हो गए? 7 हरफी। ठीक है ना? अब ये आप लिख लो इसके पीछे कि ये हमारे बुनियादी रुकन है, असली रुकन यही है। ठीक है ना? इसके अलावा जो कोई भी आएंगे, जो कोई भी सीक्वेंस आएगी वो क्या कहलाएंगे? मुजाहिब रुकन कहलाएंगे। मुजाहिब क्यों कहते हैं? मुजाहिब का मतलब जानते हो कोई? ज़िहाब कोई जानता है? हज़फ हुए हुए। हाँ यानी बदला हुआ रूप है ना? तब्दील किया हुआ रूप है ना? डिविएटेड रूप, हाँ मॉडिफाइड रूप है ना? इतने सारे हम आपके सामने बता दिया। तो ये 8 के अलावा जितने भी तुम्हें ये आएंगे फाल फाउल फायलान फायलातुन फायलातुन मफाइलुन है ना? ये सारे जितने भी आएंगे क्या कहलाएंगे? ये मुजाहिफ अरकान कहलाएंगे। ठीक है ना? तो दो ही तरह के अरकान हैं हमारे पास। कौन से? बुनियादी अरकान जो अभी हमने तुम्हें 8 बताया, और बाकी जितने भी हैं जो इनसे अलग होंगे वो क्या होंगे? वो मुजाहिफ अरकान होंगे। क्लियर है? हाँ मतलब दिमाग का बल्ब ऑन हो गया कि नहीं हुआ? हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। आसानी से समझ में आ गई बात? अरकान समझ में आ गई? अरकान में अब कहीं ढील ढाल कोई परेशानी तो नहीं होनी है ना? इन्हीं अरकान के वो कहने में जो उसके अरेंजमेंट्स होती हैं, अरेंजमेंट से एक म्यूजिक पैदा होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बहर कहते हैं। जी है ना? जैसे फाउलुन 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 4 बार हमने तकरार कर दी तो एक बहर, एक मौसीकी, एक संगीत, एक लयात्मकता उसके अंदर आ गई और वो हमारी एक बहर बन गई। यही किया अहमद बिन खलील ने, यही कि खलील बिन अहमद ने यही किया कि इन सब अरकान के अरेंजमेंट्स करते गए, है ना? जिनके अंदर म्यूजिकलिटी पैदा होती गई और वो बहर बनते गए। इसी को हम आम लफ्जों में मीटर कहते हैं। राइट? फाउलुन 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 1 मीटर हो गया। फाइलुन 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 1 मीटर हो गया। मफाइलुन 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 1 मीटर हो गया। मुतफाइलुन 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 मुतफाइल 1 मीटर हो गया। यानी एक ही तरह के अरकान की तकरार को
से जो चीज हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? मीटर। मीटर या बहर, है ना? अपनी 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 भाषा में बहर कहते हैं, आमतौर से उसको मीटर बोला जाता है, ठीक है ना? तो इनसे, इनके अरेंजमेंट से हमें मीटर का की प्राप्ति होती है, मीटर हमें मिलते हैं। और ये जितनी भी तुम्हें चीजें पढ़ाई मैंने, इनका कोई महत्व अर्थ के लिहाज से यानी माने के लिहाज से बिल्कुल नहीं है। फाइलुन फाउलुन का कोई माने नहीं है ना? है ना? कोई माने नहीं, ये सिर्फ बांट बनाए गए हैं, है ना? ये सिर्फ वजन करने के बांट बनाए गए हैं कि अगर आपने फाउलुन 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 पर लिखा है और कहीं आप भटक रहे हो तो फाउलुन का बांट जब आप उसे करोगे अरूज के लिहाज से तो कहेगा साहब ये यहाँ कमी हो गई है, यहाँ ज्यादा हो गया। तो ये बांट बटखरे से कुछ नहीं है। दीज आर ओनली वेइंग स्केल्स। अब मैं तुम्हें एक दिलचस्प किस्सा बताता हूं। एक मुफाइलुन ले लो, मुफाइलुन, है ना? मुफाइलुन में क्या क्या थी तरकीब बताओ जरा। मुफाइलुन, एक दो दो, हाँ, एक दो दो दो, ठीक है ना? इंशा को जानते हो आप लोग? इंशा अली खान इंशा, है ना? जी। उन्होंने कहा मुझे मुफाइलुन नहीं बोलना, मैं तो इसको कहूंगा परी बेगम, परी बेगम, परी बेगम। हाँ, है? बोला मैं तो इस पर लिखूंगा, आप मोबाइल पर लिखो, मैं तो परी बेगम पर लिखूंगा। परी बेगम 4 बार लिख दिया, परी बेगम, परी बेगम। उसमें भी लगा कि प एक अकेला छूट गया, री 2 हो गया, पे 2 हो गया और गम 2 हो गया, है ना? या परी खानम, परी खानम। वो उन्होंने कहा कि मैं तो परी खानम कहूंगा, इसे परी खानम बोलूंगा। लिहाजा अगर आप मुफाइलुन को परी खानम भी बोलते हो तो खलील बिन अहमद की रूह आपको तड़पाएगी नहीं, आप पर आके जदोकोप नहीं करने लगेगी कि तुमने क्या कर लिया। मकसद क्या है? मकसद ये बताने का है कि वजन आपका फिर भी बराबर रहा। आपको तो वजन से मतलब है ना, बहर में आपको वजन चाहिए, बहर में कोई मुफाइलिन नहीं ढूंढ रहा है। वो क्या ढूंढ रहा है? एक छोटी आवाज, 3 बड़ी आवाज। ये सीक्वेंस है कि नहीं, है ना? तो ये सीक्वेंस परी खानम से भी आ जाएगा, ये सीक्वेंस आपको मफाइलुन से भी आ जाएगा। इसकी मिसाल कैसे दूं? मिसाल देखो, तुम्हारे मोहल्ले में जो सब्जी वाला आता है तो कई बार उसके पास 1 किलो का बाट होता है जो सरकार द्वारा प्रदत्त होता है, वो है मफाइलुन, ठीक है ना? लेकिन अगर आपने 2 किलो लिया, बोला बाट तो एक ही, लेकिन एक पत्थर है मेरे पास जो एकदम बिल्कुल इसके बराबर का वजन क्या है सर, 1 ग्राम ने, वो उससे आप मान लेते हो कि हाँ ये भी किलो का है और बराबर ही निकलता है उसके, है ना? 2 किलो आपको लेने हैं तो 2 किलो चढ़ा के वो पत्थर और एक बांट दे देता है। लिहाजा वो बांट और पत्थर क्या हुए हैं? दोनों बराबर हैं। तो आप मुफाइलुन यानी वो मुफाइलुन यानी डिजिग्नेटेड वेइंग स्केल इस्तेमाल करो तुम, या तो वो पत्थर इस्तेमाल करो, परी बेगम। तुमसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम्हें मिलना है 2 किलो सब्जी मिलनी है ना? जी बात समझ में मतलब समझ रहे हो ना इस बात को? लिहाजा हमारे जहन में मुफाइलुन नहीं है जरूरी, हमारे जहन में 1 2 2 2 होना जरूरी है। हाँ, वही होता है ना? एक छोटी आवाज और 3 बड़ी आवाज हमारे जहन में रहना जरूरी है। हम कभी भी मुफाइलुन फाउलुन मुतफाइलुन के चक्करों में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, है ना? हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें तो वजन से मतलब है। हमें तो ये देखना कि जो रिद्म इसमें है, जो छोटी बड़ी आवाजों का सीक्वेंस है वो कायम रखना, जैसे भी कायम रखूं, गुनगुना के रखूं। जैसे डॉक्टर आजम साहब है, आजम का जो है आजम 2 हो गया। अरे वाह, जी तो अब देखो आजम मान लिया 2 2 हो गया, ठीक है ना? और अगर आप चाहते हो कि आजम नहीं लिखना है, आजम नहीं लिखना तो तुम आलम भी लिख सकते हो, ठीक है ना? फिर ये दो बराबर हो गया कि साहब मैं तो आजम नहीं लिखना, आलम लिखना। बात क्या हो रही, बेसिक क्या हो रही है? बेसिक ये हो रही है कि तुम्हें 2 बड़ी आवाज चाहिए, है ना? तो आलम लिख लो, आजम लिख लो, पत्थर लिख लो, बेगम लिख लो, खानम लिख लो। अभी मैं तुम लोगों से ये लफ्जों की वो प्रैक्टिस कराऊंगा तो और समझ में आएगा। अफरोज है, अफरोज को जो है वो 2 2 1 कहेंगे। अरे अरे वाह, बिल्कुल, जैसे उस्मान है, अफरोज है, इकबाल है, एहसान है, बाजार है, ये सब एक बराबर की आवाज होंगी, है ना? तो ये जब इस लेवल पर आप पहुंचोगे कि लफ्ज सुनते ही आपको वजन करने लगो। मैं जब ये सब समझाता हूं तो उनसे एक बात ये भी कहता हूं कि अभी मेरे जाने के बाद तेरी में आपकी मेज पर जो चीजें पड़ी है उनका वजन करो,
جو ہاتھ میں تمہارے قلم ہے اس کا وزن کرو 1 2. جو آنکھ پہ پہن رکھا ہے چشمہ اس کا وزن کرو 2 2. جو سر پہ پڑا ہے دوپٹہ اس کا وزن کرو 2 2, ہے نا, دو پٹا 2 2 2. جو میز پر آپ بیٹھے ہو اس کو کرو وزن 2 1. میز جس پر آپ بیٹھی ہو کرسی اس کو وزن کرو 2 2, ہے نا. جو تو یہ جب آپ پریکٹس کرنے لگو گے لفظ بالکل کوئی بھی آپ سے دغا نہیں کرنے والے. اچھا ایک لفظ ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا لفظ ہے دھڑکن. دھڑکن 2 1 2 ہو گیا. کس میں؟ دھڑکن میں دھڑ نہیں سیدھے میں تو آپ تو سیدھے آواز آ رہی ہے نا, دھڑ اور کن 2 2 ہے. اچھا ہاں اس میں کوئی دھڑکن نہیں بولا جائے گا, ہمیشہ اس کو ایک بولتے ہی ہیں آواز نہیں دھڑکن. ہوتی نا. تو سمجھے یہ والی بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے, اچھے سے آئی, وہ بھیجے میں گھسا. جی جی بالکل ماشاء اللہ, بہت اچھا. آپ مجھے یہ بتاؤ فعول کے برابر ہر کوئی ایک ایک لفظ بتائے. 1 2 2 کے برابر لفظ بتاؤ کوئی. 1 1 2 2 کے برابر کوئی لفظ بتاؤ فٹ سے. اتنی دیر میں تو بتا دینے چاہیے لوگوں کو. ہراسا. محبت ہراسا ہراسا. ہراساں, ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہراساں, محبت, بالکل بالکل. اور عقیدت, ویری نائس. جلدی 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 جلدی. نہیں صحبت نہیں ہوگا, صحبت میں تو 2 ہی یہ صحبت ہو سکتا ہے نا, صحبت میں تو 2. سہولت. ہاں سہولت, ویری گڈ. صباحت. صباحت آئے گا, شباہت بھی اور صباحت بھی, سب آئے گا, دونوں آئے گا, بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہمیں ہی سمجھ نہیں آیا. صابرہ جی ہم لوگوں سے گفتگو کر رہی کہ کسی اور سے کر رہی ہیں؟ ہاں بتائیے آپ لوگ, اور لفظ بتاؤ, فٹافٹ بتاؤ. عقیدت. عقیدت, رغبت نہیں, بالکل رغبت کہا تو اس کا مطلب تم نے سمجھا ہی نہیں ابھی تک. رغبت میں 2 2 آ رہا ہے, کہاں پہ 1 2 2 آ رہا ہے, 1 کہاں چھوڑ دیا. عقیدت سر, رغبت میں 2 2 آ رہا عقیدت. ہے. عقیدت آئے گا بالکل. بالکل ٹھیک ہے. ہاں عقیدت. اور میں بشارت. بشارت, ٹھیک ہے. اچھا تم لوگ اس کو جو ہے اس لفظ کو دو لفظوں میں بھی بول سکتی ہو 1 2 2 کو. جیسے میں تمہیں ایگزامپل بتاؤں, یہاں تک. وفا کر. اچھا وفا اچھا. کر, ہاں ویری ہاں گڈ. ہاں وفا کر, ویری گڈ. یہاں تک تو ہاں 1 2 2 یہاں تک وفا کر. وفا ابھی کر. تو کہاں تھے, ابھی تک کہاں تھے, بتاؤ ذرا تو. یہ دیکھو مصرع بن گیا. سنو نا. ابھی تک کہاں تھے, بتاؤ ذرا تو. یہ جب یہ تم زہر میں ہو گیا. اس پر آ جاؤ گے تو آپ مصرے ہی مصرے سوجنے لگیں گے, پریشانی ہونی ہی نہیں ہے. آگے سمجھ میں. تو دیکھو فعول میں آپ نے بتا دیا نا. یہ چاہے یہ چاہے پیے جا رہے ہیں میاں جی, ہو گیا. افروز صاحب چائے پی رہے ہیں, بنا دیا آپ نے. یہ چائے پیے جا رہے ہیں میاں جی, تو یہ بھی ہو گیا. دیکھو کتنے آسانی سے مصرے سازی ہو رہی ہے نا, کتنے آسانی سے بول دے رہے ہو. ہاں کتنی آسانی سے تم کر سکتے ہو. کوئی مشکل ہے نہیں ہے نا. ہم نے تو مشکل اس لیے اس کو مشکل سمجھا کہ وہ سمجھا نہیں ہے نا, سمجھا نہیں, تو اس لیے ہم پر ہر وقت ایک پہاڑ آتا. اچھا چلو دوسرا ہے فاعل پر بتا دو. لفظوں کی حیت کا نہیں ہمیں اندازہ ہوتا نا. بالکل. آپ جیسے آپ فائلون کا بولو, فائلون کو وزن بتاؤ, اس پر الفاظ بتاؤ. 2 1 2. 2 1 2. ہاں کے اوپر بتاؤ. بندگی ہے, زندگی ہے, بندگی زندگی, ٹھیک ہے. ہاں مہک جی آپ کا اگلا حصہ نام کا ہے, وہ کس وزن پر ہے؟ آرزو. کیا وزن ہے, کیا وزن ہے اس کا؟ تو آپ تو نہیں بول رہے ہو, بولو تو. آرزو, روبرو, گفتگو, گفتگو ہے, آئینہ, شاعری. شاعری, ڈائری. کام ہے. ارے کام, ہاں 2 لفظ بناؤ گے تو کیسا بولو گے؟ کام ہے, رات ہے, شام ہے,
अनसुनी, अनसुनी, दिल लगा, अनसुनी, कुछ बता, हम्म, काम है, ओ हाँ, क्या भला, क्यों भला, तुम गए, मर गए, हम यहाँ शोक में, है ना, तुम गए मर गए हम यहाँ शोक में, आ गए, वो मिसरा बन गया, आ गए, सो है ना? जाओ जी। हाँ, मिसरा बन गया, तुम गए मर गए हम तेरे शोक में, हो गए, मिसरा बन गया। कितना जबरदस्त। आसानी आसानी से मिसरे बन रहा भाई, यूं मिसरे बन रहे हैं, कितने मिसरे बन रहे हैं फटाफट फटाफट, लफ्ज को हम समझ रहे हैं, वजन को समझ रहे हैं। और कामरान भाई ये रूप नहीं देखा होगा आपने मेरा, है ना? पर इससे है ना? कितना आसान बनाते हैं हम आपका लोगों ये को रूप हवा में देखा मैंने, हर बात के अंदर आता है ना? तो आपने देखा किस कदर आसानी हो गई। अब इस तरह से तुम्हारे सामने आता है मफाइलुन, मफाइलुन में एक लफ्ज हमने बता दिया था, इंशा का परी बेगम कहा था। अब तुम बताओ कोई 1 2 2 2 पर, 1 2 2 2 पर, हाँ, कोई ऐसा लफ्ज बताओ जिसके अंदर 1 2 2 2 हो। फट 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 फट, कोई मुश्किल नहीं है। ही हकीकत में, हकीकत में, वेरी गुड, आपने 2 लफ्ज ही बता दिया। वही तो सबसे है, पहले कोशिश जी, किया वही करो तो है। कि एक मुस्तकिल लफ्ज बताओ। सिंगल, अच्छा आप पहले एक सिंगल बताओ, उसके बाद फिर हम डबल की सोचेंगे। चलो तो मैं और आसान कर दूं, मजा। मसीहाई, 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 है ना? रिहाई, ना रिहाई, ना, आप तो रिहाई में बहुत सारे आ जाएंगे ना, दाना अच्छा, ये रिहाई सब आ जाएगा। दो कट गया, हाँ, रिहाई अच्छा, दो हाँ, पे दो रिहाई तो रिहाई दो ही कम रह तो गया। रिहाई में रिहाई 1 2 2 हो गया, है ना? हाँ। पाउलुन पे आ गया। एहसासात, नहीं, एहसासात में पहली तुम हाँ, 2 से शुरू कर रही हो। हाँ, 2 से शुरू एहसासात हो में रहा अच्छा, हाँ, हाँ, एहसासात हाँ, होता हाँ, है। अच्छा, हाँ, हाँ, 1 2 2 2 2 है। सलाम, मैंने कहा ना, मसीहाई, पजीराई, पजीराई, है ना? हाँ, पजीराई। शनासाई, और शना एजादारी, एजादारी, अदाकारी, गुलूकारी, है ना? सबके सब काय में आ रहे हैं, 1 2 2 2 2, है ना? 1 2 2 अब अच्छा, दो लफ्ज मिला के बनाओ। चलो घर पर, चलो घर है पर, है ना? चलो घर पर, चलो 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 घर पर, सुनाओ कुछ, है ना? तो इसी तरह से बनाओ, लफ्ज बनाओ। रिहाई दो, बिल्कुल ठीक, रिहाई दो, मार दो। मार दो नहीं है। यही तो है। आपकी इज्जत बनी हुई है, अब मत बोलना ज्यादा। 1 2 2 2 पर और बताओ। मुकाबिल है, तो है, मुकाबिल है, वेरी गुड, शिकायत है, मुकाबिल है, शिकायत है, अदावत है, मोहब्बत है, हिमाकत कर, हिमाकत कर ही रहे हैं हम सब। फरागत है, हाँ, फरागत है, बिल्कुल ठीक है। सखावत हमारे कर, इसमें अदावत कर, सखावत कर, बिल्कुल ये सब सारे के सारे आ जाएंगे, है ना? और तीन तीन लफ्ज में भी आ सकते हैं। जी, यहाँ आकर, यहाँ आकर, आकर, तीन लफ्ज भी आ जाते हैं। हाँ। यहाँ आकर, मुझे तुमसे, ये भी 3 लफ्जी हो गया, मुझे तुमसे। हाँ, इसका तो मैं बहुत मजेदार वो वाला एग्जाम्पल देता हूँ। दिखाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हाँ, नहीं आता, मुझे हमें तुमसे मोहब्बत, मोहब्बत है, बताना जताना भी नहीं आता। आता। देखो कितना, हर टुकड़ा, हर एक टुकड़ा मफाइलुन हाँ। मफाइलुन 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 मफाइलुन। ये जिस पर है ये
वाह, हम लोग गाने बस सुनते थे। बस गाने कभी सुनते थे। गौर नहीं किया ना। अब करेंगे ना है ना, और इसी हर तरह गाने से। पे। हाँ हाँ, इसी तरह से सारे के सारे जितने भी तुम्हारे पास वो हैं, उनकी आप लोग होमवर्क समझिए। उस हाँ होमवर्क के हिसाब से आप लोग अल्फाज की तशकील करिए। मसलन बिल्कुल एक एक लफ्ज तुम लोगों को लिखवा देता हूँ, है ना। जी तो जी फाउलुन में जी तुमको समझ ही आ गया तुम्हें, है ना। फाउलुन में समंदर लिख लो, है ना। फाइलुन में तुम आदमी लिख लो, आसमान लिख लो। मफाइलुन में मसीहाई लिख लो, परी अदाकारी बेगम। लिख लो, परी बेगम लिख लो। अच्छा, 2 1 परी 2 2 बेगम यानी फाइलातुन, फाइलातुन में खूबसूरत लिख लो, खूबसूरत, है ना, खूबसूरत लिख लो। खूबसूरत है, मुस्कुराहट है, अब कहाँ है ना। मुस्तफैलुन में 2 2 1 2 में आप आवारगी लिख लो, मुस्तफा आवारगी। इसमें आवाज उसका इंशा का बहुत ही मशहूर गजल है, क्या नाम है, कौन सी गजल है वो, क्या हुआ आवारगी। क्या हुआ आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों हाँ बुझ हाँ। गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था। ये हाँ देखो, इस दश्त में मुस्तफैलुन, है ना। एक शहर, हाँ एक शहर था, 2 2 1 मुस्तफैलुन। वो क्या हुआ वो आवारगी, क्या हुआ, मुस्तफैलुन 2 2 1 2 वो आवारगी क्या 2 हुआ। 1 2 2, है ना। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी, है क्या हुआ आवारगी। तो देखो ये किस कदर जितनी भी गजलें नज़में फिल्मी नगमे सुनते हो बेहतरीन, सबके अंदर कुछ न कुछ अरकान हैं, उस अरकान पर ही वो चलता रहता है ना। तो ये हो गया। उस तरह से अगला जी है जी जी मफऊलात, मफऊलात, है ना। मफऊलात, जैसे कि उसको आप लिख सकते हो राजस्थान, 2 2 2 2 1 राजस्थान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, ये सब सब 2 2 2 1 में आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मुफाइलतुन जो है उर्दू में बहुत कम इस्तेमाल होता है, और वो कोई ऐसा मुकम्मल वर्ड उर्दू में मिलेगा नहीं जो कि आपको मुफाइलतुन के बराबर आ जाए, 1 2 1 1 2 को। इसको 2 3 लफ्जों को ही मिला के बनाते हैं। जैसे फिराक न था, है ना, तो फिराक न था, विशाल न था, तो इसमें आ जाएगा 1 2 1 1 2। तो इस तरह के मुश्तरक अल्फाज बनेंगे इसमें, फिराक न था, विशाल न था, उदास न था, ये सब इस तरह से आ जाएंगे। और मुतफाइलुन, मुतफाइलुन बशीर बदर की बहुत गजलें इसी में है, कोई हाथ भी न मिलाएगा, है मिलोगे हाँ तुम तपाक से, तपाक से ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, मिला करे न कभी मिला, तफायल हम्म, न कभी मिला, न दिया जला। हाँ, तो ये सब सारे इस वजन के हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे। तो ये आपकी क्या थी, ये थी आपकी वो अरकान जिसको हम बुनियादी अरकान कहते हैं, ठीक है ना। मुझसे कहा गया था बहरों के बारे में आपको बता दूं कि कितने प्रकार की बहरें होती हैं। अब आपने यहाँ समझ लिया, आपने बुनियादी रुकन समझ लिया कि बुनियादी रुकन कितने थे, 8 थे। 8। हाँ, अब 8 के अलावा जो भी होंगे वो मुजाहिद रुकन होंगे, ठीक है ना, बदले हुए रूप में होंगे। हाँ, बदला रूप होगा, असल रूप नहीं होगा। असल तो हमारे 8 ही हैं, ठीक है। अब आप देखो, मोटी सी बात समझ लो, बहरें 3 तरह की होती हैं, है ना। बहरें 3 तरह की होती हैं, ओनली 3 टाइप्स, है ना। 3 तरह की होती है। पहली होती है मुफरद। मुफरद किसको कहते हैं, मुफरद मतलब अकेला, तन्हा, है ना, एक प्रकार का, एक जैसा, एक ही, है ना, मुफरद, है ना। हम लोग कहते हैं जब जब जड़ी बूटियां होती कि मुफरद जड़ी बूटी लाना, मुफरद से मुराद अगर 4 दवाई उसमें है तो हर दवा अपने अपने फॉर्म में होगी, मुफरद जड़ी बूटी, है ना। तो मुफरद हो गया, ठीक है। वो मुफरद हो गया, तो अब उसका उसके दूसरी क्या चीज होती है, जैसे मान लो कि हमने धनिया पाउडर एक तरफ रखा, और हल्दी पाउडर एक तरफ रखा, तो हर एक को क्या कहेंगे हम, मुफरद मसाले हैं, ठीक है ना, मसाले हाँ मुफरद मसाले हैं। तो मुफरद में ये जितने भी हमने अभी आपको बताए, ये बुनियादी रुकन वाले,
ठीक है ना, जो 8 हैं हमारे, अगर इन्हीं के बार बार के तकरार से कोई बहर बनी है तो उस बहर को कहते हैं मुफरद बहर। ठीक है, आई समझ में, भेजे में घुस गया? हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल भेजे में घुसा, बिल्कुल समझ में आ गया ना कि वो हमारा ऐसी बहर जिसके अंदर क्या होना चाहिए कि हमारे एक ही लफ्ज की तकरार जो है। एक ही रुकन की तकरार होगी, हल्दी 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 हल्दी, है जीरा 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 जीरा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा मुफरद होगा, बुनियादी बुनियादी रुकन जिसके अंदर, और बुनियादी रुकन की ही तकरार होगी, चाहे वो फौलुन 2 बार हो, फौलुन फौलुन 3 बार हो, फौलुन 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 4 बार हो, फौलुन फौलुन क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मुफरद बहर। उसी तरह से क्या है, 1 2 2 2 2 1 2 2 यानी मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, अगर 4 बार है क्या कहलाएगा, मुफरद बहर कहलाएगी। ठीक है ना। अब हमने हल्दी के साथ धनिया पाउडर मिला दिया, अब क्या बन गया, वो मुरक्कब बन गया, है ना। हाँ, मुरक्कब बन गया ना, मुरक्कब बन गया। तो मान लो कि हमारा हल्दी था फौलुन, ठीक है, और हमारा धनिया था मुफाइलुन, है ना। अब हमने दोनों को मिला दिया, तब हमारी तरकीब क्या हो गई, फौलुन मुफाइलुन, फौलुन मुफाइलुन। ठीक है ना। अब इसको हम क्या कहेंगे, अब ये मुफरद रहा क्या, नहीं रहा, नहीं रहा ना। हाँ, मुरक्कब हो गया, अब 2 चीजों का आमेजा हो गया, तो एक अगर है तो मुफरद बहर कहलाएगी। इज इट ओके, लिख लिया, मुफरद बहर कहलाएगी। अगर एक से ज्यादा रुकन है लेकिन वो बुनियादी वाले रुकन है, बुनियादी जो 8 हमारे पास है, अगर उन्हीं की तकरार से अगर कोई दूसरी बहर बनी है जिसके अंदर एक ही नहीं है, 2 प्रकार के कम से कम रुकन मौजूद हैं, लेकिन वो रुकन भी कौन से हैं, बुनियादी वाले हैं ना। ठीक है, हाँ, तो बुनियादी वाले हैं तो वो क्या कहलाएगा, मुरक्कब। ठीक है ना, मुरक्कब बहरें कहलाएंगी। ठीक है, ये ऊपर वाली जो थी वो बुनियादी तौर से 7 मानी जाती है मुफरद, और मुरक्कब बुनियादी तौर से 12 मानी जाती है ना। तो कुल मिलाकर के 19 बहरों का जिक्र होता है, 19 बहरों का, तो आपको 12 7 19 है ना, 7 मुफरद और 12 मुरक्कब। ओके, इसके अलावा जितनी भी बहरें होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी मुजाहिब बहरें, है ना। तो 3 मुजाहिब बहरें क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो वाले नहीं है, कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा रुकन ऐसा आया है जो रुकन हमारी बुनियादी रुकन का नहीं है ना। पहचान कितनी आसान है, पहचान आसान हुई कि नहीं हुई, जिंदगी जी और सायरा जी, हिना जी, आसान हुई ना। यानी जिसके अंदर एक ही तरह के एक ही प्रकार के रुकन का बार बार होगा, फौलुन 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 फौलुन, वो होगा हमारा मुफरद। ठीक है, और अगर किसी में 2 तरह के रुकन आ गए, है ना, लेकिन हमारे बुनियादी रुकन के हिस्से हैं 8 में से, वही बार बार कहीं रिपीट हो रहे हैं अपने सीक्वेंस में, तो वो हमारा मुरक्कब हो गया। और कोई ऐसी बहर आ गई जिनमें इनमें से अलग है, 8 में से कोई ना कोई एक हो या कुछ भी हो, वो अलग है, तो वो हमारी मुजाहिब रुकन हो गया। तो बहरों मुजाहिब बहर हो गई। तो बहरों की 3 काइंड है, मुफरद बहर, मुरक्कब बहर और मुफरद मुरक्कब और मुजाहिब बहर। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। कोई भी कहीं शक शुबा कोई गुंजाइश तो नहीं हो रही है ना किसी तरह की, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आईने की तरह क्लियर है, सब क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे पास ये बातें आज नहीं हमारी खत्म होती हैं शायद, और क्योंकि बहरों के काइंड बताने से, बहरों के काइंड आपको बता दिए। बहरों के काइंड हमारे पास 3 तरह की है, मुफरद बहर है, मुरक्कब बहर है और मुजाहिब बहरें हैं। और ज्यादातर मुजाहिब बहरों में ही शायरी की जाती है। जैसे कोई भी मशहूर शेर उठा लो, गालिब का उठा लो कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसके अंदर जो अरकान है 2 1 2 2 यानी फायलातुन, अगला रुकन है मुफाइलुन और अगला रुकन है फेलुन। हम इसको कौन सी बहर कहेंगे, कौन सी कहेंगे, कंपोजिट बहर कहेंगे, इंडिविजुअल बहर कहेंगे, या मुजाहिब बहर कहेंगे, मुजाहिब कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मुजाहिब, क्योंकि पहला रुकन तो हमारे पास
ہاں الگ الگ ہے. 2-1 جی 2-2 جی تو میں مانتا ہوں کہ چلو بنیادی ہے، لیکن اگلا جو ہے جی جی مفاعلن تو ہمارے اس میں ہے ہی نہیں بنیادی رکن میں، ہے نا. جی جی اور جی اگلا جو ٹکڑا تھا فعلن، وہ فعلن بھی ہمارے بنیادی آٹھ میں نہیں ہے نا. نہیں ہے. یعنی ہاں یہ بدلا ہوا روپ ہے، یہ ڈیویٹڈ جی روپ ہے، جی لہذا یہ کیا ہوگا، یہ مضاحب بہروں میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. مذاہب تو یہ مضاحب بہر، یہ فرق تھا. بہت آسانی سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تم لوگوں کو، اور آپ سمجھ گئے ہوگا کہ ہاں اس طرح سے آپ مفرد بہر کو اور مرکب بہر کو اور مذاہب بہر کو بھی پہچان سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہاں؟ बिल्कुल जी ہے نا بالکل بالکل. کسی کو जी کوئی کوئی دماغ میں کوئی سوال، کوئی پریشانی، کوئی الجھن. روبی گپتا جی، یو آر ویری سائلنٹ، یو آر ناٹ ٹیکنگ پارٹ ان دا کلاسز سنس. آ رہی ہو سب کچھ ہے، کچھ آ رہی ہے سمجھ میں ہماری بات. سمجھتے سب کو، اور میں جی بس یہاں نمستے جب تک نمستے. رہے کہ آپ اور آپ کی باتیں مجھے سمجھ میں بھی آ رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں بتانا یو آر پوچھ گیٹنگ رہی پوائنٹ تھی، ہے میں نا. کافی لیٹ ہاں ہو بہت. گئی، بیچ میں ڈسٹربینس کرنا اچھا نہیں ہے. تو چلیے اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. اقبال نے کہا تھا علم عروض سیکھنے کے لیے استاد کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا ضروری ہے. تو وہ ایک زمانہ تھا، وہ 100 سال پہلے کی جو بات تھی. آج کے زمانہ کچھ اور ہے، ہم لوگ اس طرح سے بھی انٹریکشن کر سکتے ہیں اور عروض کو سیکھ سکتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ کتابوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے، سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر آپ سیکھتے کتابوں ہو سے سر جی دیکھو. وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ پھر روزمرہ کی زندگی کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ مثالیں نہیں دی جا سکتی. وہاں پہ تو جو جی لکھا ہے بس ایگزیکٹلی. وہی لکھا ہے. جب آپ جی جو بتا رہے ہیں وہ ہمارے آس پاس جو ہاں چیز ہے، آپ اس اتنا کو کلیئر سمجھ میں آ رہا. کلیئر جو ہے نا بالکل وہ بالکل بتا رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل کیونکہ بالکل. کتابوں سے تو میں نے کوشش کی، لیکن اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے جتنا ہم کتاب میں اپنے تو سوچ سے. اب دیکھو، جو اردو کی کتابیں خاص طور سے جو عروض پر ہیں، میں دعوے سے جی کہہ رہا جی ہوں کہ کوئی شخص جس کو کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوتا تھا، وہ کتابیں وہ صحیح پڑھ بات لے، ہے، عروض کی صحیح کتابیں انشاءاللہ عزیز بات. بندہ آدھے پاگل میں ہو نے گھنٹے جاتا کے کوشش کی. اندر وہ کہہ دے گا کہ ہمارے سر میں درد پیدا. تو ان سب کو کافی. ان سب کو پڑھنے کے بعد سمپلیفائڈ کر کے میں اپلائیڈ عروض پر ہی کام کرتا ہوں جی کہ اپلائیڈ عروض اتنا جی جان لو. دیکھو ہم جو جس ریل سے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد دلی پہنچنا ہے، تو ہمیں اپنی سیٹ اور آس پاس کا خیال رکھ کے سیٹ پہ بیٹھ جانا ہے. ہمیں وہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ جی پٹری کیسے بنی، یہ ڈبہ کیسے بنا، ہاں انجن ہاں کیسے جی جی چل جی رہا ہے. صحیح بات ہے، آپ کو صحیح وہ سب بات ہے. ساری انجینئرنگ کی ضرورت نہیں ہے کہ فاعلن کہاں سے بنا، فاعلن کیسے بنا، یہ چیز کیسے جی بنی. یہ سب چیزیں جاننے کی اندر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہارے پاس مطلب صرف سر ایک آ دردی جائے. ساری آپ نے لے لی اور ہاں ہمیں وہ گولی ہاں بنا کے ہاں دے دی. ہاں ہاں اچھا بالکل بالکل. تو ابھی آپ کو ابھی بالکل پچھلے ایسے بنا پروگراموں دیں. میں بات ہو رہی تھی غالب کی آخری غزل کے بارے میں، اے دل ناداں. تو وہ افروز عالم صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سب سے آخری غزل ہے اور سب سے مشکل ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آخری غزل کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ دل نازک تجھے ہوا کیا ہے نا. کیونکہ اس کی آخری غزل سے مراد ہوتی ہے دیوان. جب ہم پڑھتے ہیں کسی کا، تو دیوان اور مجموعے کا فرق معلوم ہے کیا تم لوگوں کو؟ جی دیکھو اب افروز صاحب نہا دھو کے آ گئے، بالکل چاک مکمل ماشاء اللہ. ہاں. تو اے یہ افروز بتاؤ کہ عالم تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس تیار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہاں. تو وہ جو ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا پڑتا ہے کہ دیوان اور مجموعے کا فرق معلوم ہے کسی کو؟ جی جی. مجموعہ ہوتا ہے ایک کتاب کہہ ہاں، لیجیے جب اس کو. مجموعہ ہوتا ہے، دیوان ہوتا ہے، مجموعہ اس میں چار نہیں چار نہیں، کتابیں یا عثمان 6 بھائی بتا کتابیں دیں ایک گے. ساتھ جمع کر دیا ہے، وہ دیوان دیوان ہو جاتا ہے. عثمان بھائی بتا دیں گے، بالکل بتا دیں گے. ابھی ایک پر ہم نے مجموعہ ایک اور شعری مجموعہ دیوان کا ایک الگ کہلائے گا، اور 5 شعری مجموعے ہیں وہ دیوان کہلائیں گے. نہیں ایک ایک نہیں 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 حروف نہیں سے نہیں. جو شعر سنو الف سنو. بے تھے. ہاں، مجموعہ کلام میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی غزلوں کی. جی جی جی. کہیں سے بھی کوئی بھی آپ بھر لو، 100 غزل کر لو، 200 500 کر لو. لیکن دیوان میں آپ سے بات الف سے کبھی یہ کیا تک پڑا ہے. میں نے؟ دیوان میں حرف تہجی سے ہوگا، ہاں ہر الفابیٹکلی غزلیں تہذیب ہوں سے گی. یا الف سے شروع ہو کے، وہ جس طرح الف دیوان سے شروع ہو اعظم میں کے، آپ نے کیا ہے ہاں وہی دیوان ہے. اعظم میں ہے نا، الف سے لے کے یہ تک جو ہے اس میں غزلیں ہوں گی. پہلی غزل الف پر ختم ہوگی جس کے ردیف میں ہوگی، بعد میں آخری غزل ہے پر، یہ پر ختم ہوگی، بڑی یہ پر، ہے نا. تو یہ دیوان کی ہے. اس میں بیچ میں غزلیں آئیں گی جو الف پر، بے پر، تے پر، سے پر، اس سب پر جا پہ ختم ہوتی ہیں.
تو اس طرح کی جو ترتیب جس غزل میں ہوتی ہے, جو ایک مشکل کام ہے آج کے زمانے میں دیوان لکھنا. اوپر والے نے مجھ سے بھی لکھوا لیا تھا دیوان اعظم, تو میرا بھی ایک دیوان ہے اسی ترتیب میں, تو تھوڑا مشکل کام ہے, لیکن عام طور سے مجموعہ کلام آتے ہیں, دیوان لکھنا مشکل ہے. تو چونکہ افروز بھائی نے وہ بتایا تھا کہ دل نادہ تجھے ہوا کیا, آخر درد کی دوا کیا ہے, تو ہے یہ ترکیب بتا رہی ہے کہ ردیف کا آخری جو حرف ہے کیا ہے اس میں, یہ ہے, یعنی کہ آخری حرف میں حرف تعجی کا ہے نا. تو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ان کی دیوان کی آخری غزلوں میں سے ہے. اب یہ کمپلیٹلی آخری غزل بھی ہو سکتی ہے, مجھے اس کا اندازہ نہیں, اگر ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہے کہ ویسے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی آخری غزلوں میں ہے, کیونکہ یہ جو ردیف آئی ہے کہ یہ وہ آخر میں ہی آنی, کیونکہ آخری حرف ہے ہمارے حرف تہجی کا, ہے نا, الفابیٹ کا. تو یہ والی بات ہے. تو دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے آخر, اور کیا مشکل کیا اور آسان میں کیا بات یہ ہوتی ہے, ایک ٹرمینالوجی چلتی ہے اردو شاعری میں جس کو ہم کہتے ہیں سہل ممتنع. کوئی بتا سکتا ہے سہل ممتنع کس کو کہتے ہیں؟ سہل تو آسان ہو گیا. ہاں, آسان, یعنی کہ شاعری کو اس آسان الفاظ میں لکھنا کہ اس سے آسان لفظ کوئی بنے نہیں, آسان جملہ بنے ہی نہیں, ہے نا. ایسا لگتا ہے جیسے ہم بول چال کی زبان میں جو ہم بات کرتے ہیں مصرع اس انداز کا ہو جائے. آپ دیکھیے اس غزل میں ایسا لگ رہا ہے جیسے باتیں کر رہے ہیں, دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے, آخر کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے روزمرہ کی بات کر رہے ہیں, کوئی اس میں شاعری کی جیسے پرکاری نہیں دکھ رہی ہے. تو یہ ہنر حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے, تب کہیں جا کے یہ طرز آتا ہے. تو سہل ممتنع کے لوگ آسان ناز کی اس کے کیا ہے, کیا کہیے, لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اس میں کوئی مشکل لفظ ہے کیا؟ نہیں ہے نا. نہ سمجھ میں آ رہے کوئی بات ہے کیا؟ نہیں ہے نا. لیکن بات کتنی گہری کہہ دی جاتی ہے نا. تو اسی کو کہتے ہیں سہل ممتنع. آسان کہنا اور مشکل کام ہے, مشکل غزل کہنا آسان کام ہے, آسان غزل کہنا مشکل کام ہے, کہ آسان الفاظ کے ساتھ آپ بہتر طریقے سے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں, اور مشکل کام ہے جس کے اندر تہداری بھی ہونی چاہیے, جس کے اندر لیئرز ہونی چاہیے, وہ کھلتا جائے اور نئی نئی چیزیں آئیں. جیسے کسی شاعر نے کہا دوستوں کی مہربانی ہے نا. اب دوستوں کی مہربانی کو تم پوزیٹو لوگی تو پوزیٹو یہ ہوگا کہ واقعی میری حالت خراب رہتی ہے, میری پریشانی ہوتی ہے, دوست آ کے سنبھال لیتے ہیں. ہماری زندگی میں دوستوں کی بڑی مہربانی ہے. اور اگر کوئی برباد ہو گیا تو وہ بھی کہہ سکتا ہے دوستوں کی مہربانی ہے. لفظ تو وہی ہے نا, ہاں جملہ وہی ہے, لیکن دیکھو بدل گیا نا, معنی بدل گیا. شاعری میں یہی کوشش کرو کہ لفظ کا یا مصرع ایسا بنے جس کے اندر تہداری آ, جدھر ڈال دو نیگیٹو ڈال دو نیگیٹو آ جائے گا. دوستوں کی مہربانی ہے, جو آج میری بری حالت دیکھ رہے ہو نا, یہ سب دوستوں کی مہربانی ہے. آج جو میرے کو خوش خرم دیکھ رہے ہو, میرے کو زندگی کا وہ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہے ہو مزہ, یہ سب دوستوں کی مہربانی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو میں کب کا مر گیا ہوتا, ہے نا. تو یہ دوستوں کی مہربانی پازیٹو ہو گیا. تو اس لیے یہ کوشش ہی آپ کو اوروں سے الگ کرتی ہے کہ آپ اپنے ڈکشن میں, اپنے مصرے میں, اپنی بات میں کتنے انداز سے بات کرتے ہیں کہ کہیں اس کا کوئی معنی ہوتا ہے, کہیں استعمال کرو تو کچھ اور معنی ہو جاتا ہے. یہ بہت مشق کے بعد آتا ہے, بہت مشکلوں سے آتا ہے, اور بہت مشکلوں کو جب ہم سنبھالتے ہیں تب ہمیں آسان کہنا آتا ہے. تو سہل ممتنع کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسا فن ہے جس کو کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے, تب آپ کہیں اس طرح کی شاعری کرنے لگتے ہیں, جبکہ بولنے لگتے ہیں, مصرے بولنے لگتے ہیں, ایسا جیسے کہ گفتگو کر رہے ہیں. کسی شاعر کا یا کسی استاد کا کہنا ہے کہ سب سے بہترین مصرع وہ ہے جو کہ کیا نام ہے, نثر بن جائے. آپ تو کہتے ہو بھائی نثر سے ہمیں الگ جانا ہے, شاعری کرنی ہے, لیکن جیسے مان لو اگر کہا جائے کہ میں کھاتا تو ہوں کھانا, ہے نا, ایک طریقہ یہ ہو گیا. اور میں کھانا تو کھاتا ہوں, یہ ایک ہو گیا. اور کھاتا ہوں میں تو کھانا, ایک یہ ہو گیا. اس میں سب سے آسان طریقہ کیا ہوگا اگر اس پر آ جائے گا, میں کھانا کھاتا ہوں, میں تو کھانا, ہے نا. سب سے بڑھیا یہی ہو نا. اگر اس لیول پر آپ اپنی شاعری کو پہنچا دیتے ہیں تو آپ سمجھیے, اب اس بحر کے اندر آپ اس کو سماوش کر دیتے ہیں تو آپ سمجھیے آپ نے کمال کر دیا, ٹھیک ہے نا.
और आ रहा हूँ, तो सबसे बेहतरीन तरकीब वही होती है कि हम अपनी बात को इतना आसान कहें कि उससे आसान हो ही नहीं सकता हो। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या, इससे आसान क्या होगा? इससे आसान लफ्जियात, आसान सेंटेंस कोई नहीं होगा, सबसे सिंपलेस्ट है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत वो करना पड़ती है। और मेरी आज की गुफ्तगू खत्म होती है, नीचे काम वाली बाई भी आ गई है, अब उसके लिए दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। और अब ये स्टेज अफरोज भाई के हवाले, कान में मेरे माइक है, मैं सुनता रहूंगा, आप लोग गुफ्तगू करिए। और सवाल कुछ हो तो रखिएगा, 5 बहुत मिनट के बहुत बाद शुक्रिया। मैं आता हूँ, तो सवाल हो तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी मेहरबानी कि आपने इतनी मुदल्लिल तरीके से, इतनी वाज़े तौर पे, इतनी बेहतरीन तरीके से हम सबको समझाया। और आज का क्लास जो है, मैं समझता हूँ कि पिछले तमाम क्लासों से इम्पोर्टेंट और बेहतर रहा, और हर लिहाज से तवील भी, और इल्म के हवाले से, गुफ्तगू के भी हवाले से। जरूर ये है कि थोड़ी सी तवालत की वजह से ही ये तमाम चीजें बेहतर तरीके से समझने में आसानी हुई, वगरना थोड़ी देर में बात तो जो है वो वहीं पे रुक जाती है, तो बात पूरी नहीं होने की वजह से भी बात समझ में नहीं आती है। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आजम साहब का, और मैं उम्मीद करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले क्लास में भी प्लीज वो तशरीफ लाएं, और कम से कम 2-3 क्लास तो हम लोगों को पढ़ाएं, ताकि जो है वो हम आगे के समझने के लिए गजलों को हमें मजीद आसानियां पैदा हो सके, हमें और हमारे दोस्तों को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये टॉपिक ऐसे ही है, ऐसे टॉपिक हैं कि ये इन टॉपिक्स पर अगर घंटों भी गुफ्तगू करी जाए तो मुझे उम्मीद है कि एक शख्स भी बोर नहीं होगा। यकीनन, यकीनन। एक लम्हा भी गुजर गया वो पता भी नहीं चला। डॉक्टर साहब, आपके साथ बैठ के कौन बोर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो नहीं, ये सब लोग जो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो फिर और बेहतरी और बेहतर माहौल बन जाता है। ये वीडियो, आज का भी ये वीडियो मुसलसल हम लोग जो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे इसे हम डाल देते हैं कि जो क्लास में दोस्त अवेलेबल नहीं हो सका, जो नहीं आ सका, वो वहां पे सुन के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। कामरान भाई से एक लिमिटेड मुआहदा होता है, वो उसको हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। ये उनकी शराफत है कि वो हमें बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, सलामती दे, और इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी, इंशाअल्लाह फिर बातें होती रहेंगी। मैं भी अब लीव करूंगा, इसलिए कि अल्लाह